हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में ज्योग्राफी का क्लास 10th ज्योग्राफी का हम लोग जो कवरेज कर रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का कवरेज, आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अभी तक देखा था कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर दिया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, और उसके बाद हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखा। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है आज रिसोर्स प्लानिंग का। तो रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है? तो फर्स्टली वी नो डैट प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूजेज ऑफ रिसोर्स। देखिए, प्लानिंग जो है कि वो एक स्ट्रैटेजी है किस चीज़ के लिए? जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए। जुडिशियस, व्हाट डू यू मीन बाई जुडिशियस? मतलब सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब ये भाई क्यों होना चाहिए? इट हैज़ इंपॉर्टेंस अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ देखिए, इंडिया में हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी, मतलब हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है ना, बट डाइवर्सिटी है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे नहीं है। तो इन सब रीजन में देयर आर सम रीजन विच हैज कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज में, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, बट किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी है, एक्यूट लेवल पे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कर्नाटका की बात करूं, तो कर्नाटका में जैसे आयरन रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन अगर कोल की बात करूं तो कोल नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये भी देखिए, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं बोलूं एबंडेंस ऑफ वाटर है, अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत है, वाटर रिसोर्सेज बहुत है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारा रिवर की ट्रिब्यूटरी वगैरह है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने जाना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स का प्लानिंग करना पड़ेगा। वी हैव टू प्लान कि किस तरह से हमको प्लान करना पड़ेगा, यानी सभी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और पिछले क्लास में हमने बताया था रिसोर्सेज के लिए क्या क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। और एक मैंने चीज़ भी बताया था कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, एक बहुत अच्छा लाइन बताया था, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड्स में बताया था, तो आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखना भी है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? अब देखिए, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग पढ़ना है हम लोगों को कि क्या है रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसका इन्वॉल्व्स क्या होता है। सबसे पहले जानिए हम लोगों को, जैसे हम लोग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, अब रिसोर्स का प्लानिंग सबसे पहले जानते हैं कि रिसोर्स का प्लानिंग करना क्यों ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर हम लोग रिसोर्स का प्लानिंग कर रहे हैं तो क्यों रिसोर्स का प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है? मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए आज हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमको हमारे पास क्या है कि हमारे पूर्वजों ने उस रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ किया और हमारे लिए बचा के रखा, दैट्स वाई हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हमको उस रिसोर्सेज को अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के रखना है, तो हमको इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से करना पड़ेगा। और देखिए, रिसोर्सेज प्लानिंग में सबसे पहले चीज़ है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, पूरे कंट्री में, पूरे रीजन में, कि कहाँ पे किस तरह का रिसोर्सेज है। अब इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है कि ऐसे इतना आसानी से होता नहीं है कि क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमको सर्विंग करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा पूरी तरीके से रिसोर्सेज का, समझ रहे हैं ना। मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिसोर्सेज का। अब देखिए, इस सेकंड आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्या इवॉल्विंग करना पड़ेगा? और देखिए, जैसे मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, स्किल है, इंस्टीट्यूशन सेटअप है, कि हम लोग उस रिसोर्सेज को किस तरह से डेवलप करें, मतलब एक अच्छा स्किल सेट, टेक्नोलॉजी से इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है रिसोर्स को डेवलपमेंट प्लान्स में, ठीक है ना। तो इतना उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है कि जैसे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, मान लीजिए रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मान लीजिए कि
ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट मतलब हमारी कंट्री का जिस तरह का नेशनल डेवलपमेंट का रेट है, जिस तरह का प्लान है, उसी तरह से हमको रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान भी करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे यहाँ खपत किसी चीज़ का है तो उसी चीज़ का कच्चा माल को हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल उसी चीज़ का हमको उपलब्ध कराना पड़ेगा। यानी जिस तरह का नेशनल डेवलपमेंट प्लान हमारा चल रहा है उसी तरह से हमको रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि दोनों को मैच करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट, इसके लिए इंडिया ने बहुत सारे कंसंट्रेटेड एफर्ट्स भी लगाए हैं। तो वो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स क्या हैं उसी के बारे में देखना है, जिसमें कि उन्होंने कंसंट्रेटेड एफर्ट लगाए किस चीज़ के लिए, अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग के लिए फॉर द शुरुआत से ही, जब भी हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हुआ था, पंचवर्षीय योजना वगैरह, उसमें ही शुरुआत से ही रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा प्लान किया गया और सब किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडो विथ द सोलर। देखिए जैसे मैं बताया था कि राजस्थान में क्या है, सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, बट वहाँ पे क्या है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स, वहाँ पे वाटर रिसोर्स का कमी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। द कोल्ड डीजल, अब देखिए जैसे राजस्थान में हमारे पास क्या है, मैं फिर से बताता हूँ, सोलर एंड विंड एनर्जी काफ़ी है, बट वहाँ पे वाटर का रिसोर्सेज कमी है। तो एक जगह देखिए कि कुछ चीज़ों की ज़्यादा है तो कहीं पे कुछ चीज़ें कम है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे पास लद्दाख लगभग इंडिया से कटा ही रहता है, जनरली में वर्ल्ड से कटा ही रहता है। क्यों, अब देखिए बट लद्दाख में डिजर्ट है, लेकिन वो भी कौन सा डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है। तो कोल्ड डिजर्ट लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से जनरली अलग ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज है। अगर लद्दाख आप जाओगे कभी मौका मिला तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है ना। बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, वहाँ पे फिर क्या कमी है, वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा था, जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश में बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी है वाटर की, लेकिन क्या है वहाँ पे कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वैसे ही मैं बता दूँ मेघालय में आपने सुना होगा चेरापूंजी, मानिसराम, ठीक है ना, और उन सब जगह पे आपको मानिसराम में भी क्या है इसका अपने मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे वाटर यानी जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोगों को इन सब चीज़ को लिए, जैसे डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो इन सब डाइवर्सिटी को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा, रिसोर्स बैलेंस्ड एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लानिंग तो करना पड़ेगा नेशनल पे भी, स्टेट पे, रीजनल और लोकल लेवल पे भी। लोकल लेवल पे भी जरूरी है। मान लीजिए कभी कोई पैंडेमिक आया, जैसे अभी पैंडेमिक आया है कोरोना वायरस वाला, कोविड-19 का, तो वहाँ पे सबसे पहले किस पे इफेक्ट पड़ता है, कम्युनिटी पे, हमारे कम्युनिटी पे पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को लोकल लेवल को भी हमको स्किल्स बनाना पड़ेगा, वहाँ पे रिसोर्सेज को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि हम लोगों को ग्रीडी नहीं बनना है, आने वाले अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको बचा के रखना है। क्यों, क्योंकि आज मैं जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ वो किसके कारण यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने वो रिसोर्सेज को अच्छे से बचा के रखा, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। बट इरेशनल कंजप्शन, अब लेकिन हम इसको इस तरह से कंजप्शन नहीं करना है, बट इस तरह से नहीं करना है कि हमारे पास बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है ना। यूज़ करना है, देखिए हमारे लिए रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बट इस तरह से नहीं करना है कि कंजप्शन की हमको दिक्कत हो जाए, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। और बहुत सारे द ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसी सब प्रॉब्लम को, जैसे मान लीजिए हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो, सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रहना पड़ेगा, ठीक है ना। रिसोर्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे की बातें मैं करूं तो अब देख लीजिए, दिस हैड बीन मेन कंसर्न। अब हमारे पास मेन कंसर्न क्या है कि जैसे बहुत सारे लीडर्स और थिंकर्स भी हम लोगों को, बहुत सारे लोगों ने संसाधन के बारे में नहीं रिसोर्सेज के बारे में बताया था। जैसे मैंने पिछले बार ही गांधी जी के बारे में बताया था। गांधी जी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे रिसोर्सेज को लेकर। मैं पिछले बार में आपको वर्ड भी बताया था, क्या बताया था, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। देखिए
बहुत अच्छी लाइन है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स, मतलब हमारे पास संसाधन है, रिसोर्सेज है एवरीबडी नीड के लिए, बट उनके ग्रीड के लिए यानी उनके लालच के लिए नहीं है। यानी मैंने जैसे उसको हिंदी में बताया भी था आपको कि पेट भरने के लिए हमारे पास संसाधन है, बट पेटी भरने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है, यही पॉइंट्स उनको, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, ठीक है ना। ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फ फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ अ मॉडर्न। अब देखिए जैसे मान लीजिए ग्रीडी लोग हैं जो सेल्फिश हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को यूज़ करते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा किस चीज़ के लिए, रूट लेवल पर, मतलब हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, और डिप्लेशन हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए अब जो हमको अगर पीस चाहिए पूरे, अगर मान लीजिए हम आज के डेट में पूरी तरीके से कंजर्व करते जा रहे हैं रिसोर्सेज का, और तो आने वाले टाइम में, अभी नहीं 10 साल बाद, कुछ ईयर बाद हमारे पास अगर रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, देन आफ्टर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा, पीस भी नहीं रहेगा। तो पीस के लिए भी हमको रिसोर्स को कंजर्वेशन करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई द मास। देखिए ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई द मास, यानी प्रोडक्शन होना चाहिए लेकिन प्रोडक्शन लोगों के द्वारा होना चाहिए। ये नहीं कि मास प्रोडक्शन कर दिया, टेक्नोलॉजी से कर दिया, वो भी नहीं जरूरी है, मतलब लोगों के द्वारा भी होना चाहिए। आप ये भूलना नहीं है कि ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्सेज है, यानी लोगों के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने टेक्नोलॉजी किया, ये गांधी जी का स्टेटमेंट कि वो क्या थे कि वो नहीं कि टेक्नोलॉजी लगा दी और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाए, ठीक है ना, ये करने का था। अब आइए नोट में कुछ इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या किया गया, किसके लिए, आपके इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिसोर्सेज के लिए क्या क्या प्लानिंग की गई, क्या क्या कुछ किया गया, तो उस चीज़ को देखते हैं एट इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए एक चीज़ है, क्लब ऑफ रोम का गठन हुआ सबसे पहले, और उन्होंने भी क्या किया कंजर्वेशन के लिए, फर्स्ट टाइम उन्होंने सबसे पहले 1968 में। तो ध्यान रखिएगा क्लब ऑफ रोम ने क्या किया, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्सेज के लिए फर्स्ट टाइम कब हुआ, 1968 में, ठीक है ना। उसके बाद 1974 में भी गांधीयन फिलोसफी आया, तो वो सब इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपको ध्यान रखना नहीं है, चलिए गांधीयन फिलोसफी, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए बहुत सारे जगह पे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हुआ, जैसे एक कमीशन भी आया था, ब्रुटेनलैंड कमीशन, उन्होंने भी क्या बताया, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे बताया कि ग्लोबल लेवल पे हमको रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है। देखिए कौन सा कमिटी, ब्रुटेनलैंड कमीशन, और वो कब आया था ब्रुटेनलैंड कमीशन, आपको रिपोर्ट 1987 में। उन्होंने क्या बताया, ब्रुटेनलैंड कमीशन रिपोर्ट देख लिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्रुटेनलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आया था, 1987 में। कब आया था, 1987 में। उन्होंने इस रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया किस चीज़ को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो आपको अभी बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप करिए, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था। एंड एडवोकेट इट एज अ मीन्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया गया, और उसको उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें की कॉमन फ्यूचर प्रोग्राम भी रखा गया, और भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हुआ, जिस कंट्रीब्यूशन में आपको पता होना चाहिए, अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय द अर्थ समिट। देखिए अर्थ समिट हुआ, बहुत सारे अर्थ समिट हुआ, तो सबसे पहले अर्थ समिट कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में है। इन 1992 में सबसे पहले अर्थ समिट हुआ, वहाँ भी अर्थ समिट में 1992 में, जून 1992 में 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक ये चला था, और उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज को लेकर काम किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर से अर्थ समिट हुआ, और अर्थ समिट में एजेंडा 21 यानी 21 सूत्र कार्यक्रम बनाया गया, एजेंडा बनाया गया 21 एजेंडा, जिसको एजेंडा 21 बोला जाता है। एक चीज़ आपको बताना है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। अब आपको बताना है अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा कि अर्जेंटीना का कैपिटल कौन सा है, और अर्जेंटीना में एक ग्रासलैंड है, बहुत फेमस ग्रासलैंड है, उसका भी नाम बताना है। और एक और कमेंट आपको करना है, ध्यान रखिए अर्जेंटीना का कैपिटल कौन है वो आपको कमेंट करना है, और वहाँ का ग्रासलैंड कौन है वो बताना है, और साथ में ब्राज़ील का कैपिटल क्या है वो आपको ज़रूर बताना है। तो ये था आज का क्लास। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम ज्योग्राफी का लाएंगे तो उसमें हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।